हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, टूरा पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें ये हमारी 9वीं क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 या इसको हम हंटर कमीशन, हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। हंटर आयोग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1880 में भारत में नए गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन के समय भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 अप्रैल 1882 को ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत की और इस आयोग के अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। इसीलिए इसको हम हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। जनरली जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर आयोग को जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश संसद ने भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित कर दिया था। 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके बाद सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया था। वुड के घोषणा पत्र से शिक्षा के क्षेत्र में जितने विकास की आशा की गई थी, जैसी उम्मीद की गई थी, उतना विकास नहीं हुआ। भारतीय और ईसाई मिशनरियां दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा लॉर्ड रिपन नियुक्त हुए हैं तो इन्हीं से शिक्षा में परिवर्तन की मांग इनके सामने रखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया संस्था का गठन किया गया लॉर्ड रिपन के समय। जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की सामान्य समिति संस्था का गठन किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने लॉर्ड रिपन से मुलाकात की और शिक्षा में परिवर्तन की मांग की। लॉर्ड रिपन ने भारत में कार्यभार संभालने के बाद 3 अप्रैल 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। ये डेट आपको इजी नोट्स में जो है 3 फरवरी 1882 मिल सकती है, जो कि गलत है। कई बुकों में 3 जनवरी 1882 भी है, लेकिन ऑफिशियल जो सही है वो 3 अप्रैल 1882 है। तो लॉर्ड रिपन ने भारत में कार्यभार संभालने के बाद 3 अप्रैल 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 20 सदस्य थे, जिनमें से 7 भारतीय थे। काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर थे। इन्हीं के नाम पर इसको हम हंटर आयोग, हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है। आयोग ने 1883 में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 770 पृष्ठों का विस्तृत प्रतिवेदन है, एक विस्तृत रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1882, हंटर आयोग, हंटर कमीशन की सिफारिशें और सुझाव, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन। तो आयोग द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन किया गया और हर स्तर पर सुझाव दिए गए। आयोग ने हर स्तर के लिए अलग अलग सुझाव दिए थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग सुझाव, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग सुझाव, उच्च शिक्षा के लिए अलग सुझाव। इसके अलावा स्त्री शिक्षा, मुस्लिमों की शिक्षा और धार्मिक शिक्षा से संबंधित भी आयोग ने सुझाव दिए थे। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो सबसे पहला है प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त कैसा होगा। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों संस्थाओं को सौंपने का सुझाव दिया। अब देखो, वुड के घोषणा पत्र में हमने पढ़ा था कि शिक्षा का उत्तरदायित्व तो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। जो प्रमुख परिवर्तन है वो आपको देखना है कि वुड के घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, मेन पॉइंट यही है कि इसमें शिक्षा का भार स्थानीय निकाय संस्थाओं को सौंपने का सुझाव दिया गया था और कहा गया ये संस्थाएं अलग से प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करेंगी। ठीक है, सेकंड है प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य। तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण की शिक्षा पर जोर और पिछड़ी जातियों की शिक्षा पर जोर देना था, जो प्राथमिक लेवल की थी। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में क्या बताया गया। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए, जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर होना चाहिए, जिसमें कि गणित, कृषि, सामान्य विज्ञान, पशुपालन, कताई बुनाई, बही खाता आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर होना चाहिए। जैसे एक विद्यालय अगर तट के किनारे है तो वहां पर मछली पालन की शिक्षा दी जाए। ठीक है, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। अगर विद्यालय गांव के पास है तो उसमें कृषि की शिक्षा
का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके बाद आता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के संबंध में क्या सुझाव दिया। तो शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं और प्रांतीय भाषाएं रखी गई प्राथमिक स्तर पर, लेकिन इस आयोग ने उच्च शिक्षा से संबंधित कोई सुझाव नहीं दिया। तो हम क्या कहते हैं, जो बुड के घोषणा पत्र में सुझाव दिया गया था कि उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी, उसी को इसने स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर। ठीक है, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पर जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को प्रोत्साहन। तो आयोग ने सुझाव दिया कि योग्य शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए नॉर्मल स्कूलों यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, जहां पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा से के संबंध में सुझाव। तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। सबसे पहले उद्देश्य, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे। पहला उद्देश्य है बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना, और दूसरा उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा के बाद बालक को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, जिसके लिए इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में 2 तरह का पाठ्यक्रम बताया था। ठीक है, बालक को सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करने के लिए बी कोर्स था, बा पाठ्यक्रम था, और माध्यमिक शिक्षा के बाद बालक को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए आ कोर्स था। ठीक है, आ पाठ्यक्रम था, ए कोर्स। इसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। तो आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का भार समाज के कुशल एवं धनी व्यक्तियों को सौंपा जाए, जिनके पास पैसा है वो माध्यमिक शिक्षा का जो है माध्यमिक विद्यालय खोलें। तो आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का भार समाज के कुशल एवं धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों से माध्यमिक स्कूल नहीं खोले जा सकते, उनमें सरकार स्वयं माध्यमिक स्कूल स्थापित करे, यानी कि जहां पर इतने धनी लोग नहीं हैं वहां पर सरकार खुद माध्यमिक स्कूल स्थापित करे। व्यक्तिगत प्रयासों से चलाए जा रहे माध्यमिक स्कूलों को अनुदान देते समय उदारता बरती जाए, और अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। तो आयोग ने माध्यमिक स्तर पर माध्यम के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया। जब आयोग ने कोई सुझाव नहीं दिया तब हम क्या कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि आयोग ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यमिक स्तर के लिए स्वीकार कर लिया। जो बुड का घोषणा पत्र था उसी के आधार पर स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट आता है माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया था। एक तो आ पाठ्यक्रम था, दूसरा था बा पाठ्यक्रम, ए कोर्स एंड बी कोर्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं आ पाठ्यक्रम, ए कोर्स। तो आ पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषय और अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से आ पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषय और अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य होगी। यह पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए था ए कोर्स। लेकिन जो बी कोर्स है वो केवल जो है माध्यमिक शिक्षा के बाद जो अपने वैवाहिक जीवन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते थे उनके लिए था। तो इसके बाद है बा पाठ्यक्रम, बी कोर्स। इस पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषय शामिल होंगे, और ये उन छात्रों के लिए होगा जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात जीवन निर्वाह करने के लिए रोजगार पाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर। ठीक है, ये तो कॉमन है, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सब में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, जिसमें के लिए शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया गया। तो आयोग ने माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया, जिसके लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की। जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक थे उनका प्रशिक्षण महाविद्यालयों में होगा। इसके बाद आते हैं उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो उच्च शिक्षा के संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। सबसे पहले उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान, उनका नैतिक व चारित्रिक विकास करना और राष्ट्र सेवा तथा उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराना उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उच्च शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था। तो आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भारतीयों पर छोड़ दी जाए। सरकार केवल वहां राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करे जहां जनता करने में असमर्थ हो। उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, तो इसमें भी आयोग ने उच्च शिक्षा में माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया, यानी कि कोई सुझाव नहीं दिया। तब हम कहते हैं कि आयोग ने शिक्षा के माध्यम के रूप में
अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया, जो वुड के घोषणा पत्र में बताया गया था। नेक्स्ट आता है उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो आयोग ने महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम को विस्तृत करने का सुझाव दिया। पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जाए, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार पाठ्य विषयों का चयन कर सकें। जैसे एक बच्चा, उसकी मैथ्स में इंटरेस्ट है कि वो मैथ्स से एमएससी करना चाहता है, लेकिन विद्यालय में अगर एमएससी मैथ है ही नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। यानी कि पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर। तो आयोग ने महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के समय यूरोप के विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता देने का सुझाव दिया। यानी कि शिक्षक पद के लिए अगर 2 उम्मीदवार हैं तो वरीयता उसको दी जाएगी जो यूरोप के विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके आया है, जो कि हंटर आयोग का एक प्रमुख दोष भी है। इसके बाद देखते हैं स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो आयोग ने स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और स्त्री शिक्षा पर जोर देने के लिए सुझाव दिए। ठीक है, पहला सुझाव है कि बालिकाओं के लिए जहां तक संभव हो अलग से बालिका विद्यालय स्थापित किए जाएं और इन विद्यालयों में महिला अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाए केवल। ठीक है, बालिकाओं के लिए छात्रावास उपलब्ध भी कराए जाएं। जो बालिका विद्यालय हैं उनमें छात्रावास की भी व्यवस्था की जाए। अब इसके बाद धार्मिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो आयोग ने सभी सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न दिए जाने का सुझाव दिया, जो कि हंटर आयोग का एक प्रमुख गुण भी है कि इन्होंने धार्मिक रूप से न्यूट्रलिटी अपनाई, उदासीनता अपनाई। निजी विद्यालयों में अगर व्यवस्थापक चाहे तो इसकी व्यवस्था अपने अनुसार कर सकता है, परंतु अनुदान देते समय शिक्षा के स्तर को देखा जाए। ये ना देखा जाए कि वो किस धर्म की शिक्षा दे रहा है। ठीक है, अनुदान देते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो उसमें ज्यादा अनुदान दे दिया जाए, मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो उसमें कम अनुदान दे दिया जाए। अनुदान देते समय शिक्षा के स्तर को देखा जाए, एजुकेशन की क्वालिटी को देखा जाए, उसी के अनुसार अनुदान दिया जाए। अब इसके बाद मुस्लिमों की शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो आयोग ने मुस्लिमों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया। मुस्लिम संस्थाएं खोलने वाले को प्रोत्साहन दिया जाए, ऐसा सुझाव दिया था। मुस्लिम विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाएं। अब सबसे लास्ट में हम करते हैं भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को जब शिक्षा की कसौटी पर कसते हैं, यानी कि जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो इसमें कुछ गुण नजर आते हैं, साथ में कुछ दोष भी, जो कि निम्न है। सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ दोष होते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के गुण। सबसे पहला गुण क्या है कि शिक्षा व्यवस्था ईसाई मिशनरियों के हाथों ना सौंपना। अब देखो, जब हम इसी पॉइंट को गुणों में लिख रहे हैं तब हम क्या कहेंगे कि अच्छी बात है, शिक्षा व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं सौंपा गया, नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी। लेकिन दोषों में इसी बात को हम क्या कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट हाथों में कर दी गई, निजी हाथों में कर दी गई। और जब भी शिक्षा निजी हाथों में होती है तो शिक्षा का स्तर गिर जाता है, एजुकेशन की क्वालिटी गिर जाती है। एक ही बात को आप कैसे गुण में लिखेंगे, कैसे दोषों में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ये आप समझ लें। इसके बाद अगला गुण है कि शिक्षा के अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए अलग उद्देश्य, माध्यमिक स्तर के लिए अलग उद्देश्य, उच्च स्तर के लिए अलग उद्देश्य। तो ये एक अच्छी बात है, हर स्तर के लिए अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण करना। इसके बाद तीसरा है माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, जो बी कोर्स था, वो जीवन उपयोगी होना। और जीवन उपयोगी शिक्षा अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा का कार्य क्या है, जो हम अपना जीवन जी रहे हैं उसको अच्छी तरह से जी सकें। इसके बाद स्त्री शिक्षा पर जोर देना, ये आपका गुणों में आ जाएगा। मुस्लिम शिक्षा पर जोर देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देना। जब भी हम एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, तब हम शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है अनुदान देते समय परिणाम, यानी कि शिक्षा के स्तर, एजुकेशन की क्वालिटी को देखा गया, अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद है अनुदान की शर्तें सरल करना। अनुदान की शर्तें सरल करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनुदान मिला, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा विद्यालय बने, यानी कि शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ। अब दोषों में हम क्या कहते हैं, पहला दोष है कि शिक्षा को सरकार से छीन कर ग्रामीण यानी कि निजी हाथों में सौंपने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई, एजुकेशन की क्वालिटी खराब हो गई, ठीक है। अगला दोष है मुस्लिमों के लिए अलग स्कूल खोलने से धर्मनिरपेक्षता को धक्का लगा।
ठीक है, तो ऐसे हम इसको दोषों में कह सकते हैं। गुणों में कहेंगे कि मुस्लिमों के लिए अलग विद्यालय खोले गए, यानी कि मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिया गया, अच्छी बात है। दोषों में हम क्या कहेंगे कि मुस्लिमों के लिए अलग स्कूल खोलने से धर्मनिरपेक्षता को धक्का लगा। धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है? सभी धर्म एक समान है, यानी कि सभी धर्म के बच्चे एक ही कमरे के नीचे एक ही विद्यालय में शिक्षा लें। इसके बाद तीसरा दोष है, अनुदान देते समय परिणाम देखने से परीक्षा प्रदान शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिला। ठीक है, वही बात है कि जो गुणों में तो हमने देखा कि अनुदान देते समय परिणाम यानी कि एजुकेशन की क्वालिटी को देखा जाए, रिजल्ट को देखा जाए तो अच्छी बात है, इससे जो है हर विद्यालय अपना रिजल्ट बढ़ाने पर जोर देगा। लेकिन दोषों में हम क्या कहते हैं कि इन्होंने रिजल्ट पर जोर दिया, इससे कुछ विद्यालय नकल कराकर अपना रिजल्ट अच्छा बनाने की कोशिश करते थे, जिससे उन्हें अनुदान ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है, आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्राध्यापकों की नियुक्ति पर यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता देने का सुझाव दिया, जो कि गलत है। ठीक है, दो अगर उम्मीदवार हैं तो वरीयता किसको दी जाएगी? जो यूरोपीय विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आया था, जो कि गलत है। ठीक है, अगला दोष है, आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है जरूरी है। तो ये आपका भारतीय शिक्षा आयोग इसी नोट पर समाप्त होता है। अगर आप इन नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट पेपर पर जितने भी वीडियो बनी हैं उन सबकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।